बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है डेट इज़ ऑल्सो अबाउट ईआर मॉडलिंग। जो प्रीवियस लेक्चर था, फर्स्ट हम प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू देखेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिकली जो कंटेंट्स पढ़े वो रिलेशनशिप्स थे, रिलेशनशिप्स की टाइप्स, कनेक्टिविटी एंड आइडेंटिफायर। रिलेशनशिप्स में हमने पढ़ा कि रिलेशनशिप्स की कितनी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, यूनरी है, बाइनरी है, टर्नरी है। इसी तरह से हमने रिलेशनशिप की टाइप्स देखी, आइदर इट्स वन टू वन, इट्स वन टू मैनी और इट्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। फिर हमने कार्डिनलिटीज़ देखी, डिफरेंट कार्डिनलिटीज़, मिनिमम, मैक्सिमम, वन या ज़ीरो। फिर हमने मिनिमम कार्डिनलिटी देखी जो कि ज़ीरो है, और मैक्सिमम कार्डिनलिटी हमने देखी जो कि मैनी है। इसी तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में आइडेंटिफायर्स भी देखे। आइडेंटिफायर्स बेसिकली होती हैं कीज़ जो कि यूनिक होती हैं, किसी भी एंटिटी में यूनिक एट्रीब्यूट होता है। कोई भी यूनिक एट्रीब्यूट होगा उसको हम आइडेंटिफायर बोलेंगे। हमने आइडेंटिफायर की टाइप्स देखी, सिंपल आइडेंटिफायर एंड कंपोजिट आइडेंटिफायर। जो सिंपल आइडेंटिफायर है वो बेसिकली लेट सपोज के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, दैट इज़ अ सिंपल आइडेंटिफायर। और कंपोजिट आइडेंटिफायर जो कि डिफरेंट सब पार्ट से मिलके बनता है। फॉर एग्जांपल कि हमने डेट ऑफ बर्थ अगर हमने आइडेंटिफायर रखा हुआ है कोई, तो वो डिफरेंट पार्ट से मिलके बनेगा। फॉर एग्जांपल डे, मंथ एंड ईयर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चीज़ें देखी थी, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप की टाइप्स क्या हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एंड रिलेशनशिप की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी कौन सी हैं। कनेक्टिविटी की बेस पे जो टाइप्स हैं वो वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। और जो डिग्री की बेस पे हमारे पास टाइप्स हैं रिलेशनशिप्स की वो यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी उसी सेम एंटिटी के साथ उसका रिलेशनशिप, बाइनरी में दो एंटिटीज़ हैं अगर वो आपस में रिलेशनशिप क्रिएट कर रही हैं तो डैट इज़ बाइनरी। और अगर थ्री एंटिटीज़ आपस में एसोसिएट कर रही हैं या कोई रिलेशनशिप क्रिएट कर रही हैं तो डैट इज़ टर्नरी रिलेशनशिप। इसी तरह से वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट आज का जो लेक्चर है डैट इज़ अबाउट एग्जिस्टेंस डिपेंडेंस, weak or strong entities, identifying relationships, modeling techniques and enhanced ER concept। जो पहले हम चीज़ें पढ़ चुके हैं वो बेसिकली हम एट्रीब्यूट्स भी देख लिए हैं हमने लोगों ने रिलेशनशिप्स भी देखे, हमने एट्रीब्यूट्स की टाइप्स भी देखी और फिर हमने रिलेशनशिप्स पढ़े। आज हम बेसिकली एंटिटीज़ पढ़ेंगे। ये तीन मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो किसी भी ER मॉडल के हैं, एंटिटीज़, रिलेशनशिप्स एंड एट्रीब्यूट्स और आइडेंटिफायर्स। हमने जो एट्रीब्यूट्स हैं वो और उनकी टाइप्स हमने पढ़ ली, हमने रिलेशनशिप्स पढ़ लिए, रिलेशनशिप की टाइप्स पढ़ ली ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। और इसी तरह से हम लोगों ने अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हम बेसिकली एंटिटीज़ पढ़ेंगे कि एंटिटीज़ की टाइप्स कौन कौन सी हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़, और हम उनको किस तरह से रिलेट करते हैं और किस तरह से हम ER मॉडल में शो करते हैं। ओके, first is existence dependence. Existence dependency means that an instance of one entity cannot exist without the instance of some other related entity। इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं instance of one entity means, this instance of one entity means this is okay, this is instance of one entity। इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी का मतलब है कि एट्रीब्यूट ऑफ वन एंटिटी। इंस्टेंस मीन एट्रीब्यूट ऑफ वन एंटिटी। कोई भी एक एंटिटी है, लेट सपोज स्टूडेंट एंटिटी है, मैं उस स्टूडेंट एंटिटी में कह देती हूँ स्टूडेंट कोर्स, रजिस्टर्ड कोर्स, कि स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये एक इंस्टेंस बन गया उस एक एंटिटी का। अब हम देखते हैं कि कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम अदर रिलेटेड एंटिटी, कि एक एट्रीब्यूट जो है किसी भी एंटिटी का दूसरी किसी भी एंटिटी की एग्जिस्टेंस के बगैर उसका
पर्पज यूजलेस है। फॉर एग्जाम्पल के एक एग्जाम्पल इधर दी हुई है इन्होंने, a subject being offered at the university must have the relevant offering details associated with it, so offering is existent dependence on subject. कि एक सब्जेक्ट जो कि यूनिवर्सिटी में ऑफर हुआ हुआ है उससे रेलेवेंट कोई ना कोई ऑफरिंग डिटेल होगी, ठीक है। ऑफरिंग डिटेल क्या है कि एक एट्रीब्यूट है और जो एक एंटिटी है दैट इज अ सब्जेक्ट and offering detail is an entity associated with it, so offering is existent dependent on subject. ऑफरिंग वाले टेबल में आपके पास रेलेवेंट एक एग्जिस्टेंस है जो कि सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है कि जब तक हमारे पास ऑफरिंग डिटेल जो है वो नहीं होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सब्जेक्ट पे, कि कौन सा सब्जेक्ट है और उसकी ऑफरिंग डिटेल्स क्या हैं। तो जो ऑफरिंग वाले टेबल में उसका एट्रीब्यूट है वो सब्जेक्ट के टेबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो दिस इज एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एंटिटी। एन एग्जिस्टेंट इंडिपेंडेंट एंटिटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। जो भी एंटिटी, ऐसी एंटिटी जो कि किसी और एंटिटी के एट्रीब्यूट या किसी और एंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, उसको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं जो कि एंटिटी किसी और एंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। जैसे लेट सपोज मैं स्टूडेंट की एंटिटी कह रही हूँ, स्टूडेंट की एंटिटी किसी और एंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सब यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। वीक एंटिटी, जहाँ कहीं भी एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी क्रिएट होगी तो जो एंटिटी किसी और एंटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है उसको हम वीक एंटिटी बोलते हैं। This is a weak entity is an entity type that in addition to being existence dependent has a primary key that has been totally or partially constructed from the entity it depends on. एक तो वीक एंटिटी की प्रॉपर्टी है कि वो एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट होगी किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर, और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये कि इसकी जो प्राइमरी की है वो बेसिकली टोटली या पार्शली, फुली या फिर हाफ कंस्ट्रक्ट हुई होगी उस एंटिटी से जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रही है। वीक एंटिटी को हमेशा डबल लाइन रेक्टेंगल से शो किया जाता है। जैसे हमने स्टार्ट में जब नोटेशंस पढ़ी थी एंटिटीज़ की, एट्रीब्यूट्स की और रिलेशनशिप्स की, तो उसमें हमने ये नोटेशन पढ़ी थी कि जो डबल लाइन रेक्टेंगल है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है किसको, वीक एंटिटी को, और सिंगल लाइन रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रॉन्ग एंटिटी को। और जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है वीक एंटिटी से उसको हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कहेंगे, और जो आइडेंटिफायर्स हैं वीक एंटिटी के वो पार्शली आइडेंटिफायर हैं, वो डैश अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट होंगे। आइडेंटिफायर का मतलब है कि जो उसकी कीज हैं, फॉर एग्जांपल उसकी जो प्राइमरी की है वीक एंटिटी की वो हमेशा अंडरलाइन होगी। हियर इज एन एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एंटिटी। दिस इज लोन एंटिटी, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। पेमेंट वाली जो एंटिटी है, ये दो एंटिटीज हैं, एक लोन और एक पेमेंट। जो पेमेंट वाली एंटिटी है वो बेसिकली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एसोसिएट कर रही है लोन वाली एंटिटी के ऊपर। दिस इज आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। जब कभी भी वीक या स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप बनता है तो वो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होता है, और जो हम उसके साथ एरो शो करते हैं वीक एंटिटी के साथ वो डबल लाइन होती है। अब पेमेंट वाली जो है वो वीक एंटिटी है जो कि डिपेंड कर रही है लोन के ऊपर। लोन लिया होगा तो तभी पेमेंट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बेसिकली डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, लोन पर। अब जो लोन वाली एंटिटी है दिस इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी, इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं लोन नंबर एंड अमाउंट, और इसका एक ही आइडेंटिफायर है दैट इज लोन नंबर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया जो आइडेंटिफायर है वो हमेशा अंडरलाइन से रिप्रेजेंट होगा, सिंगल लाइन से, और जो वीक एंटिटी का आइडेंटिफायर है जैसे पेमेंट नंबर, ये डॉटेड अंडरलाइन होगा, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा ये कौन सा है, वीक एंटिटी का आइडेंटिफायर है। और ये जो आइडेंटिफायर है पेमेंट नंबर, ये कहाँ से जनरेट हुआ है, इस वाली एंटिटी से ही जनरेट हुआ है, लोन से। लोन से ही वो पेमेंट नंबर जनरेट हुआ है, अदरवाइज इस पेमेंट नंबर की एग्जिस्टेंस बिल्कुल नल है। अगर ये लोन वाली एंटिटी ना हो तो ये पेमेंट नंबर जो है वो इसकी वर्थ बिल्कुल भी नहीं है।
और बाकी इसके एट्रीब्यूट्स एज इट इज रहेंगे, पेमेंट डेट एंड पेमेंट अमाउंट। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल ये है एम्प्लॉय हैज डिपेंडेंट, ठीक है। अब ये जो डिपेंडेंट है ये क्या है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस एंटिटी एम्प्लॉय के ऊपर। डिपेंडेंट जो है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा एम्प्लॉय और किसके डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय 1 है और उसके डिपेंडेंट ये हैं, एम्प्लॉय 2 है उसके डिपेंडेंट ये हैं। अगर एम्प्लॉय ही नहीं होगा तो डिपेंडेंट कैसे होंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो डिपेंडेंट वाली एंटिटी है ये इंडिविजुअल इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अनटिल एंड अनलेस इसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी ना हो। तो देखिए एम्प्लॉय हैज डिपेंडेंट, इसलिए दिस इज अ वीक एंटिटी। और इस एंटिटी को क्या किया इन्होंने, डबल लाइन रेक्टेंगल से, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी सिंगल लाइन रेक्टेंगल से। ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, और ये वीक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं डिपेंडेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। अब ये कौन सा एट्रीब्यूट है, दिस इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, जिसके जो कि मल्टीपल वैल्यूज से मिलके बन रहा है। डिपेंडेंट नेम है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो ये कौन सा एट्रीब्यूट है, जब भी हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है उसको हम इस तरह से शो करते हैं जो कि डिफरेंट वैल्यूज से मिलके बनता है। जैसे अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा, वो डे मंथ एंड ईयर से मिलके बनेगा अगर हम उसकी इंडिविजुअल वैल्यूज एंटर कर रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज मॉडलिंग टेक्निक्स, नेमिंग कन्वेंशंस। हम बेसिकली एट्रीब्यूट्स या हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं या हम एंटिटीज बनाते हैं, तो वो कोई भी हम ईआर मॉडल बना रहे हैं उसके कुछ रूल्स हैं। जैसे हमने जब लैब की है तो लैब में मैंने आपको बताया था कि जब हमने टेबल क्रिएट किया बेसिकली एक्सेस में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो टेबल का नेम है वो किस तरह का होना चाहिए। एट्रीब्यूट जो है वो कभी भी स्पेस नहीं आना चाहिए एट्रीब्यूट के नेम में। फॉर एग्जांपल मैं एट्रीब्यूट नेम लिख रही हूँ फर्स्ट नेम, तो मैंने अगर फर्स्ट और फिर स्पेस और फिर नेम दिया तो ये नेमिंग रूल कन्वेंशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इसलिए इसके लिए हमेशा हम अंडरस्कोर, डैश इस तरह का कोई सिंबल यूज करेंगे, स्पेस नेमिंग कन्वेंशन में नहीं आती। इसी तरह से बाकी जो हैं वो द नेम ऑफ एन एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप शुड रिलेटेड टू बिजनेस, नॉट टेक्निकल और कैरेक्टरिस्टिक। बेसिकली जब भी आप एंटिटी या एट्रीब्यूट या रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए जो कि रिलेटेड टू बिजनेस हो या वट एवर आपने जो जिस भी ईआर मॉडल से, वो कोई नॉन टेक्निकल या इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आपका जो है वो जो लेमैन है उसको समझ ना आ सके। वो ऐसा होना चाहिए एट्रीब्यूट या एंटिटी का नेम कि यूजर जब लेट सपोज कोई फॉर्म फिल कर रहा है या कोई ऐप यूज कर रहा है या कोई वेब पेज यूज कर रहा है, वेबसाइट यूज कर रहा है, तो उसके लिए लेमैन के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। मीनिंगफुल एंड सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग, उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। और हमने एक जो है वो 3 हमने फील्ड्स देखी थी ना जब हम टेबल बना रहे थे। एक कॉलम नेम था, एक डाटा टाइप थी और एक डिस्क्रिप्शन की फील्ड थी। मैंने आपको वहाँ बताया था कि डिस्क्रिप्शन की फील्ड इसीलिए है ताकि अगर कोई लेमैन यूज करे, लेट सपोज मैंने उस एट्रीब्यूट का नाम जो है वो पासवर्ड लिखा हुआ है, ये शॉर्टकट कोई दिया हुआ है उसका एट्रीब्यूट का नेम, और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ दिस फील्ड स्टोर्स स्टूडेंट पासवर्ड या लेट सपोज दिस फील्ड स्टोर्स एम्प्लॉय पासवर्ड। तो डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड जो है वो साथ यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए हो कि मैंने इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर फील्ड में किस टाइप का रिकॉर्ड एंटर करना है। जैसे अक्सर फॉर्म आप लोग फिल करते हैं तो उधर फॉर्म जब फिल करते हैं तो साथ उसकी कोई डिस्क्रिप्शन भी आ रही होती है कि इसमें आपका इतने कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए या आपका जो है वो पासवर्ड की फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए कि उसमें कैरेक्टर्स और नंबर्स दोनों होने चाहिए। तो ये जो है ये बेसिकली सेल्फ डॉक्यूमेंटेड डिस्क्रिप्शन होना लाजमी है। यूनिक हो होम एड्रेस वर्सेस कैंपस एड्रेस, कि आपके पास डिफरेंस पता चल रहा हो कि जो भी आपने एट्रीब्यूट दिया है वो यूनिक हो। ऐसा नहीं है कि एक एट्रीब्यूट, 2 एट्रीब्यूट्स हैं और वो दोनों जो है वो सेम ही उससे जो है वो जैसे लेट सपोज एक एड्रेस है, अगर हम खाली एड्रेस की 2 फील्ड्स बना रहे हैं, 2 एट्रीब्यूट्स हमने एड्रेस के लिखे हैं और दोनों एड्रेस में यूजर को क्या पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर कौन सा एड्रेस प्लेस करना है। तो आपको उसके साथ कोई यूनिक नेम देना पड़ेगा। जैसे लेट सपोज होम एड्रेस यहाँ पे आपने लिखना है, जैसे हम कहते हैं रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा है और परमानेंट एड्रेस कौन सा है। तो परमानेंट एड्रेस में आप वो लिखते हैं जो कि आपके बेसिकली आईडी कार्ड के ऊपर होता है, और जो रेजिडेंशियल एड्रेस में वो आप अभी करंट जहाँ पे आप रेजिडेंस है आपकी, आप वो एड्रेस लिखते हैं। तो जो यूनिक होना चाहिए जो कि यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, रीडेबल हो, कंपोज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम एन अप्रूव्ड लिस्ट, मैक्सिमम वर्सेस अपर लिमिट, सीलिंग और हाईएस्ट। आपने जो है वो ऐसे वर्ड्स हों जो कि आपको पता हो कि आपने मैक्सिमम लिमिट क्या है इसकी,
कि यूज़र कितने इंटर कर सकता है जो अल्फ़ाबेट्स हैं, और कितने आपने उसमें करेक्टर्स इंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल पासवर्ड है वो किस टाइप का होना चाहिए, करेक्टर नंबर्स होने चाहिए या नहीं, रिपीटेबल जो है वो आपके पास ऐसे नेम और एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट ना होते हों, जो कि यूनिक हो। मॉडलिंग टेक्निक्स में रिलेशनशिप्स और एसोसिएटिव एंटिटी। जब हम 1-to-1 रिलेशनशिप जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े, 1 टाइप्स हैं, 3 कनेक्टिविटी की 3 टाइप्स हैं, 1-to-1, 1-to-many एंड many-to-many। अच्छा, जब हम 1-to-1 रिलेशनशिप बनाते हैं वो तो 2 एंटिटीज़ के दरमियान हो गया। 1-to-many रिलेशनशिप बना रहे हैं वो भी 2 एंटिटीज़ के दरमियान है। जो many-to-many रिलेशनशिप होता है, बेसिकली जो मैनी रिलेशनशिप होता है, वहाँ पर हम एसोसिएटिव एंटिटी यूज़ करते हैं, जो कि एक बीच में सेंट्रल एंटिटी के तौर पे काम करती है 2 एंटिटीज़ को मिलाने के लिए। जैसे हम जब टर्नरी रिलेशनशिप बनाते हैं बेसिकली, तो वहाँ पर हमारे पास एक बीच में सेंटर में एसोसिएटिव एंटिटी होती है जो कि उन दोनों एंटिटीज़ को की कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होती है। Make associative entity if all the relationships for the participant entity types are many relationships. The resulting associative entity type has independent meaning to end users and preferably can be identified with a single attribute identifier. The associative entity has one or more attributes in addition to the identifier. जो associative entity है वो many के relationship में use होती है, और दूसरी बात ये कि वो एंड यूजर के लिए एक अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी है, बट वो लिंक कर ये 2 एंटिटीज को आपस में, क्योंकि उनके दरमियान मैनी रिलेशनशिप है। उसका अपना एट्रीब्यूट भी होंगे, और उसका एक तो सिंगल आइडेंटिफायर होगा। सिंगल आइडेंटिफायर मतलब उसकी अपनी एक प्राइमरी की होगी, और साथ साथ उसके अपने एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। जैसे दिस इज एन एसोसिएटिव एंटिटी है, एम्प्लॉयज एंड कोर्सेज, मल्टीपल एम्प्लॉयज कंप्लीट्स मल्टीपल कोर्सेज। तो ये क्या है, इनके दरमियान अब इधर एक एसोसिएटिव एंटिटी होनी चाहिए जो कि बताई, जैसे डेट कंप्लीटेड जो है वो यहाँ पर आएगी, एक ऐसी एंटिटी हो जिसमें ये वाला एट्रीब्यूट हो, डेट कंप्लीटेड, और वो इन दोनों को लिंक भी कर रही हो, इन दोनों की जो आइडेंटिफायर्स हैं वो भी उसके साथ लिंक हुई, क्योंकि दोनों एंटिटीज कौन सा रिलेशनशिप बना रही है, मैनी। कोर्सेज के लिए भी मैनी है रिलेशनशिप, और ये जो एम्प्लॉयज के लिए भी कौन सा रिलेशनशिप है, मैनी। जैसे ये देखें, एन एसोसिएटिव एंटिटी है, एम्प्लॉय है और सर्टिफिकेट है, और ये कोर्स है। ये जो अब सर्टिफिकेट है, दिस इज एन एसोसिएटिव एंटिटी। दोनों एंड्स पे मैनी कोर्सेज को, ये देखिए ये ए एंड बी, इधर दोनों के एंड पे मैनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉय मैनी सर्टिफिकेट्स हैं उससे, और इसी तरह से 1 कोर्स मैनी। लेकिन जब एम्प्लॉय और कोर्सेज का आपस में टेबल होगा तो वो क्या होंगे, रिलेशनशिप मैनी टू मैनी का। अब देखें, जो डेट कंप्लीटेड है वो इसका एक एट्रीब्यूट है, और सर्टिफिकेट का हमने एक अलग से इसका एक आइडेंटिफायर ऐड कर दिया जो कि किसकी नाम से है, सर्टिफिकेट नंबर के नाम से। इसी तरह से ये एम्प्लॉय, इसकी प्राइमरी की है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट विजियो या उस पर, तो ये इसकी प्राइमरी की है, इसकी प्राइमरी की है, और ये इसकी प्राइमरी की है। ये 0 और मैनी कोई भी नहीं हो सकता सर्टिफिकेट, या मल्टीपल हो सकते हैं। इसी तरह कोर्सेज का भी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होगा, या फिर मल्टीपल होंगे, जबकि एक कोर्स होना इधर से लाजिम है, और इधर से एम्प्लॉय का भी एक एम्प्लॉय होना मस्ट है। लेकिन सर्टिफिकेट उसके 0 या मल्टीपल हो सकते हैं। इसी तरह से यहाँ तो हमने इसको स्पेसिफाई किया ना कि 0 हैं या मल्टीपल हैं या 1 है, रिस्ट्रिक्ट किया गया। यहाँ पे मैनी है, अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि 1 और मैनी हो, तो यहाँ पे आप एक 1 वाला डैश वाला सिंबल ऐड कर देंगे। इसी तरह से मॉडलिंग टेक्निक्स, एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज। अब ये एक एम्प्लॉय वाली एंटिटी है, और ये इसके जो है आइडेंटिफायर है एम्प्लॉय आईडी। इसी तरह से एम्प्लॉय नेम इसका एट्रीब्यूट है, स्किल इसका एट्रीब्यूट है। स्किल एट्रीब्यूट कौन सा है, इसका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है कि स्किल कोड, स्किल टाइटल एंड स्किल टाइप। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम हमेशा इसी तरह से करली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से ये जो पोजेसिस है, एम्प्लॉय पोजेसिस मल्टीपल स्किल्स, तो यहाँ पे क्या है कि जो इसकी प्राइमरी की और फॉरेन की FK1। अब एम्प्लॉय आईडी जो है इस टेबल की, एम्प्लॉय आईडी इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी में एज ए फॉरेन की एक्ट करेगी, और स्किल कोड कौन सी है, दूसरे टेबल की प्राइमरी की, जो कि आपस में इन दोनों टेबल्स का मल्टीपल एम्प्लॉयज की मल्टीपल स्किल्स हैं। ये बनाने के लिए एसोसिएटिव रिलेशनशिप हमने एक एसोसिएटिव एंटिटी ऐड कर दी जो कि पोजेसिस के नाम से है, और इसमें हमने 2 कीज ऐड कर दी, फॉरेन कीज। ये F की K1 इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी एक्ट करेगी, और F की K2 जो है वो स्किल कोड की एम्प्लॉय आईडी एक्ट करेगी एज ए फॉरेन की। नेक्स्ट इज इनहांस्ड ER कॉन्सेप्ट।
अभी हम सिंपल ईआर मॉडल देख रहे थे, अब हम देखेंगे इनहांस्ड ईईआर मॉडल क्या है बेसिकली. The ER model concepts are sufficient for representing many database schemas for traditional database applications. Designers of database applications have tried to design more accurate database schemas that reflect the data properties and constraints more precisely. Features that have been proposed show how the ER model can be enhanced to include these concepts. जो ER मॉडल है वो बेसिकली सफिशिएंट है बहुत से डिफरेंट डेटाबेस स्कीमास के लिए, कि जो ट्रेडिशनल डेटाबेस स्कीमा हैं उनके लिए, कि उनकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए. बट जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास एक और एक्यूरेट डेटाबेस स्कीमा होना चाहिए जो कि डिफरेंट और डेटा प्रॉपर्टीज़ और कंस्ट्रेंट्स को भी कंसिडर करे. उसके लिए एक इन्होंने मॉडल नेक्स्ट प्रपोज किया, दैट इज़ EER मॉडल. EER मॉडल इज इनहांस्ड ER मॉडल. इनहांस्ड ER मॉडल में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ER मॉडल में नहीं थे, क्योंकि डिफरेंट जब कॉन्स्ट्रेंट्स या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऐड हुए तो तब डिज़ाइनर्स को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई कि जो सिंपल ER मॉडल है वो सफिशिएंट नहीं है जो करंट या लेटेस्ट मॉडल्स हैं या लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए. तो उसके लिए एक नया मॉडल प्रपोज किया जाए, दैट इज़ EER मॉडल. In many cases, an entity type has numerous subgroupings of its entities that are meaningful and need to be represented explicitly because of their significance to the database application. अब enhanced ER concept में सबसे मेन जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो सबसे मेन एलिमेंट उसमें ऐड किया गया वो सब ग्रुपिंग का है. सब ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि एक एंटिटी है और उसके मल्टीपल ग्रुप्स बन सकते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक अलग से मॉडल की रिक्वायरमेंट है जो कि EER मॉडल है. अब EER मॉडल में सबसे मेन कॉन्सेप्ट उसका क्या है, सब ग्रुपिंग का, एंटिटीज की सब ग्रुपिंग्स का. हमने एट्रीब्यूट्स की तो सब ग्रुपिंग कर ली, मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट कर लिए जी, कंपोजिट एट्रीब्यूट कर लिए, लेकिन एंटिटीज की सब ग्रुपिंग हम किस तरह से करेंगे. तो एंटिटीज की सब ग्रुपिंग करने के लिए हमारे पास इनहांस्ड ER कॉन्सेप्ट आया. एंटिटीज की सब ग्रुपिंग किस तरह, जैसे एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय इज एन एंटिटी. अभी तक हम पीछे पढ़ते आए कि सिंपल एक एम्प्लॉय की एंटिटी है बस, और उसके एट्रीब्यूट्स हैं. एट्रीब्यूट्स में कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकते हैं, मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, लेकिन ये इस एंटिटी जो एम्प्लॉय है इसकी भी मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं. टाइप्स किस तरह से, जैसे एम्प्लॉय जो है वो सैलरीड एम्प्लॉय भी हो सकता है, ऑर्डली एम्प्लॉयड भी हो सकता है, बेस्ड ऑन एम्प्लॉय मेथड ऑफ पे. अब ये दो टाइप्स हैं, सैलरीड एम्प्लॉय और ऑर्डली एम्प्लॉयड. इन दोनों के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे. जो सैलरीड एम्प्लॉयड है उसके एट्रीब्यूट्स अलग होंगे और जो ऑर्डली एम्प्लॉयड है उसके एट्रीब्यूट्स अलग होंगे, लेकिन मेन एक एंटिटी जिससे ये डिराइव हुए हैं वो तो एक एम्प्लॉय एंटिटी ही है. तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनहांस्ड ER मॉडल आया. इनहांस्ड ER मॉडल में सुपर टाइप एंड सब टाइप का कॉन्सेप्ट था. सब टाइप are सब grouping of the entities in an entity type that has attributes distinct from those in other subgroupings. A generic entity type that has a relationship with one or more subtypes. अब सुपर टाइप क्या है, आपने देखा होगा कि एक सुपर टाइप होती है और एक सब टाइप है. जैसे आपने डिफरेंट अपने जो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज हैं उन्हें आपने पढ़ा होगा सुपर टाइप और सब टाइप का कॉन्सेप्ट. सुपर टाइप एक जर्नल एंटिटी टाइप है जो कि एक जर्नल है. जैसे एम्प्लॉय इज अ सुपर टाइप एंटिटी. एम्प्लॉय से दो सब टाइप एंटिटीज निकली हैं, एक ऑर्डली एम्प्लॉयड और एक सैलरीड एम्प्लॉयड. ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इसकी सब टाइप है. अब रिलेशनशिप टू विच ऑल इंस्टांसेस पार्टिसिपेट, एट्रीब्यूट शेयर्ड बाय ऑल एंटिटीज इंक्लूडिंग आइडेंटिफायर, जर्नल एंटिटी टाइप. रिलेशनशिप टू विच ओनली स्पेशलाइज्ड वर्जन पार्टिसिपेट, स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ सुपर टाइप. अब ये देखें, ये दो एंटिटीज हैं हमारे पास, एक सुपर टाइप है और ये इसके साथ सब टाइप है, सब टाइप 1 एंड सब टाइप 2. सब टाइप 1 है, इसके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, सब टाइप 2 है, इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सिर्फ ये दोनों शेयर करेंगे. इन दोनों के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, ये किसी के साथ शेयर नहीं होंगे. जो सुपर टाइप के सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो जितनी भी एंटिटीज इसकी सब टाइप हैं वो सब उसके एट्रीब्यूट्स को शेयर करेंगे, इंक्लूडिंग द आइडेंटिफायर. इंक्लूडिंग आइडेंटिफायर मीन्स इंक्लूडिंग इट्स प्राइमरी की. और जो रिलेशनशिप सुपर टाइप के साथ जिन जिन एंटिटीज का बन रहा है वो सारे रिलेशनशिप सब टाइप का भी बनेगा उनके साथ, लेकिन जो सब टाइप का रिलेशनशिप है वो जिस भी एंटिटी के साथ बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसी सब टाइप की एंटिटी के साथ ही रहेगा. एक एग्जांपल देखते हैं, इधर से आपको क्लियर होगा. अब ये एक एम्प्लॉय है, दिस इज अ सुपर टाइप. ठीक है, ऑल एम्प्लॉय सब टाइप विल हैव एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस एंड डेट हाइड.
ये एम्प्लॉय एंटिटी है, इसके ये एट्रीब्यूट्स हैं। एम्प्लॉय नंबर इसका आइडेंटिफायर है क्योंकि ये अंडरलाइन है और बोल्ड उसमें है। एम्प्लॉय नेम, एड्रेस एंड डेट हायर्ड, ये बाकी इसके क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। अब इस एम्प्लॉय की 3 सब टाइप्स बनाई है हमने। 3 सब टाइप्स क्या है, ऑलरेडी एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयड भी और कंसल्टेंट भी। अब ये 3 और हमने एंटिटीज बना ली। अब इन ये तीनों एंटिटीज इसके जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं ये शेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी एम्प्लॉयड में एम्प्लॉय नेम भी होगा, एम्प्लॉय एड्रेस भी और डेट हाइट भी। इसी तरह से जो सैलरीड एम्प्लॉयड है उसमें भी एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, एड्रेस और डेट हाइट ये भी होगा। इसी तरह से कंसल्टेंट में भी। और इनके अपने कुछ सिर्फ इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स होंगे यूनिक, जो कि सिर्फ उसी एक एंटिटी, जैसे ऑलरेडी एम्प्लॉयड का एट्रीब्यूट ऑलरेडी रेट सिर्फ इस एंटिटी के लिए रहेगा, सब टाइप के लिए रहेगा। इसी तरह से सैलरीड एम्प्लॉयड का ये 2 एट्रीब्यूट सिर्फ इसके रहेंगे। कंसल्टेंट वाले के ये 2 एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ इस एंटिटी के ही रहेंगे। और ये जो ईच एम्प्लॉय सब टाइप विल है ऑल्सो हैव इट्स ओन एट्रीब्यूट्स। और हम इस तरह से सुपर और सब टाइप को शो करते हैं। एक हम सर्कल बनाते हैं और उसके साथ हम देखते हैं कि ये 3 इसकी सब टाइप्स हैं और दिस इज अ सुपर टाइप। सुपर टाइप के चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारी सब टाइप्स उसको यूज करेंगे, वो कॉमन होंगे सबके लिए। बट उनके जो अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अब जैसे जो सैलरीड एम्प्लॉयड के एट्रीब्यूट हैं, एनुअल सैलरी, ये सिर्फ इसका अपना एट्रीब्यूट है, ये ऑलरेडी एम्प्लॉयड या कंसल्टेंट यूज नहीं कर सकते। और इसी तरह से ऑलरेडी एम्प्लॉयड और कंसल्टेंट, इनके जो रिलेशनशिप्स भी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक इनके साथ होंगे। बट एम्प्लॉय एंटिटी का रिलेशनशिप जिसके साथ भी होगा वो सब एंटिटीज ऑलरेडी सैलरीड एंड कंसल्टेंट, ये सारी एंटिटीज ही उसको यूज कर सकती हैं। इसको बेसिकली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस में ही हम क्या करते हैं कि जो सब टाइप होती है, सुपर क्लास होती है, सुपर टाइप होती है, उसके सारे फीचर्स जो हैं बाकी सारी जो सब टाइप्स होती हैं वो इनहेरिट करती हैं और उनके अपने भी कुछ फीचर्स होते हैं। तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस डिक्टेट्स दैट एन एंटिटी दैट इज मेंबर ऑफ सब क्लास inherits all attributes of entity as a member of superclass or relationships of the entity as a member of superclass। ये वो बात जो मैंने आपको बताई है, इनहेरिटेंस में जो सुपर क्लास है उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं और जितने भी सब टाइप्स हैं वो सब इनहेरिट करेंगी, वो सब यूज कर सकती हैं। रिलेशनशिप्स एट द सुपर टाइप लेवल इंडिकेट दैट ऑल सब टाइप विल पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप। कि रिलेशनशिप जो सुपर टाइप की क्लास में है वो जितनी भी सब टाइप की जो एंटिटीज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी उस एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। The instances of subtype may participate in a relationship unique to that subtype. In this situation, the relationship is shown at the subtype level. इंस्टेंस अगर आपके पास जो सब टाइप के साथ किसी भी एट्रीब्यूट का रिलेशनशिप किसी एंटिटी के साथ बन रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक होगा उसी सब टाइप के लिए ही, वो और बाकी सब टाइप्स के साथ रिलेशनशिप नहीं होगा। तो सब टाइप के जो रिलेशनशिप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक उसी सब टाइप के साथ ही रहेगा, जबकि सुपर टाइप के साथ बाकी जितनी भी एंटिटीज के रिलेशनशिप हैं वो सब बाकी जितनी भी एंटिटीज हैं वो यूज कर सकती हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है पेशेंट की। पेशेंट इज एंटिटी सुपर टाइप, ठीक है, और आउट पेशेंट और रेजिडेंट पेशेंट इसके क्या हैं, 2 सब टाइप्स हैं। इसका मतलब है कि पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम और एडमिट डेट और इसका जो रिलेशनशिप बन रहा है वो रिस्पॉन्सिबल फिजिशियन के साथ बन रहा है। ठीक है, कि 0 और मल्टीपल पेशेंट इज केयर फॉर 1 रिस्पॉन्सिबल फिजिशियन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो इसका रिलेशनशिप है ये आउट पेशेंट भी के साथ भी होगा और रेजिडेंट पेशेंट के साथ भी होगा। अब वो रेजिडेंट पेशेंट है या आउट पेशेंट है उसको एक रिस्पॉन्सिबल फिजिशियन ही एलोकेट होगा, इज केयर फॉर 1 रिस्पॉन्सिबल फिजिशियन। और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अलग अपने एट्रीब्यूट्स हैं। चेक बैक डेट है आउट पेशेंट की और रेजिडेंट पेशेंट की डेट डिस्चार्ज। ठीक है, अब ये जो रेजिडेंट पेशेंट है इसका एक एट्रीब्यूट, एक एंटिटी है बेड, इसके साथ टेबल बन रहा है कि 1, 0 या 1 जो रेजिडेंट पेशेंट है उसको असाइन होगा, कोई एक बेड लाजमी असाइन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसका रिलेशनशिप, अब ये सब टाइप का रिलेशनशिप है इस एंटिटी के साथ, तो ये सिर्फ इसी सब टाइप के साथ ही रहेगा, इसका ताल्लुक इस आउट पेशेंट के साथ नहीं है। ठीक है, जो लेकिन सुपर टाइप का जो रिलेशनशिप है इस एंटिटी के साथ, तो ये रिलेशनशिप इन दोनों एंटिटीज के साथ भी होगा, लेकिन सब टाइप का जो रिलेशनशिप है जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस एंटिटी के साथ, उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव सब टाइप के साथ ही रहेगा, उसका बाकी और किसी सब टाइप के साथ, सुपर टाइप के साथ लिंक
नहीं है। जैसे बोथ आउट पेशेंट एंड रेजिडेंट पेशेंट आर केयर फॉर बाय अ रिस्पॉन्सिबल फिजिशियन, इसका मतलब है ये रिलेशनशिप इन दोनों सब टाइप्स के साथ भी आ रहा है। बट ये जो रिलेशनशिप है वो ओनली रेजिडेंट पेशेंट्स आर असाइन टू अ बेड, कि सिर्फ और सिर्फ जो रेजिडेंट पेशेंट है उन्हीं को बेड एलोकेट होगा, जो आउट पेशेंट है उनका तो इस एंटिटी के साथ कोई रिलेशनशिप बनता ही नहीं है। ओके, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह हम लोग जो है आगे देखेंगे इसकी और एडवांस जो फीचर्स हैं, स्पेशलाइजेशन है या इसकी जो इनहेरिटेंस के और कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।